प्रश्न श्रृंखला की इस कड़ी में आज अगला भाग आपके सामने लाया जा रहा है और इन प्रश्न संग्रह के माध्यम से हमने आपके उद्देश्य को बताया था कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपके आने वाले यूपीपीसीएस के एग्जाम को टारगेट करना है ताकि आप वहां से ज्यादा क्वेश्चन गेन कर सकें। इसी क्रम में जो है आज प्रश्न संग्रह की कड़ी को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का आपका कि फुफ्फुस धमनी यानी कि जिसे पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज में किस प्रकार के एक का परिवहन होता है। पहला ऑप्शन है आपका शुद्ध रुधिर का, दूसरा ऑप्शन है आपका अशुद्ध रुधिर का और तीसरा ऑप्शन है दोनों का और या चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात किया जा रहा है फुफ्फुस धमनी का। ठीक है, तो पहले मैं इसके आंसर की चर्चा कर दे रहा हूं आपको। इसका आंसर होगा कि अशुद्ध रुधिर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। याद रखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इससे पहले आपको दो चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक होता है आपका धमनी और दूसरा होता है आपका सिरा। एक होता है आपका आर्टरी और दूसरा क्या होता है आपका वेन्स। दो चीजें होती हैं जिनमें रक्त का परिवहन होता है, यानी कि जिसमें रक्त गतिमान होता है। अगर मैं धमनी की बात करूं, अगर मैं आर्टरी की बात करूं तो इसकी यह विशेषता होती है कि धमनी हमेशा और हमेशा शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है, यानी कि हमेशा और हमेशा शुद्ध रुधिर का परिवहन होगा। केवल इसका एक अपवाद होता है, अभी उसके पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि धमनी हमेशा शुद्ध रुधिर का परिवहन करेगा। और अगर यहां पे यह पूछा जाए कि शुद्ध का मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब क्या होता है, तो शुद्ध रुधिर ऐसे रुधिर को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। यानी कि अगर किसी रुधिर में ऑक्सीजन है, अगर वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसे हम कहेंगे शुद्ध रुधिर। और शुद्ध रुधिर के परिवहन के लिए जिम्मेदार जो ब्लड वेसल्स होती है उसको हम धमनी या आर्टरीज के नाम से जानते हैं। जबकि अगर मैं सिराओं की बात करूं तो सिराएं हमेशा जो हैं अशुद्ध रुधिर का क्या करेंगी, परिवहन करेंगी। हमेशा किस रुधिर का परिवहन करेंगी, अशुद्ध रुधिर का। और अगर अशुद्ध है तो इसका मतलब यह है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस में आपका पूछा गया है कि पल्मोनरी धमनी, क्या पूछा गया है, पल्मोनरी धमनी यानी कि फुफ्फुस। और याद रखिएगा, कहीं भी अगर पल्मोनरी शब्द लग गया, चाहे सिरा के आगे लग गया, चाहे धमनी के आगे लग गया, चाहे आपका वेन्स के आगे लग गया, चाहे आपका आर्टरीज के आगे लग गया, वो तुरंत हो जाएगा आपका एक्सेप्शन, वो तुरंत हो जाएगा आपका अपवाद। यानी कि अगर हम कहें कि धमनी हमेशा शुद्ध रुधिर को लेके जाती है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि पल्मोनरी धमनी कौन सी लेके जाएगी, तो आप आंसर करेंगे क्या, अशुद्ध रुधिर को। सिराएं हमेशा अशुद्ध रुधिर को लेके जाती हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुस सिरा कौन से रुधिर को लेके जाएगी, तो आप कहेंगे कैसे, शुद्ध रुधिर को। थोड़ा सा इसको और मैं जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। और पूरे हार्ट का जो एनाटॉमी होता है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बहुत तेजी से पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हार्ट को समझना जटिल कार्य होता है। ठीक है, हृदय यानी कि दिल को समझना इतना आसान नहीं है। तो मेरी बातों को बस केवल ध्यान पूर्वक आपको कंसंट्रेट होके सुनना है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे आपको समझाना है, कैसे बातों को डिलीवर करना है। ठीक है, बात मेरी ध्यान समझिएगा। अगर मैं हार्ट को देखूं, हार्ट की संरचना के बारे में बात करूं, तो मैं हार्ट को बहुत सिंपल डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस आपके इस इमेज से आप परिचित हैं। ठीक है, ये क्या है आपके, ये हार्ट का एक फिगर है। बहुत मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा, हार्ट जो होता है, इसके अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने कमरे होते हैं, ठीक है, तो आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि हमारे हृदय में जो है 4 कमरे पाए जाते हैं। यानी कि हमारा हृदय जो है वह 4 कमरों में विभक्त होता है। ठीक है, 4 रूम्स होते हैं इसमें। ये ऊपर का जो दोनों रूम्स होता है इसे कहा जाता है अलिंद, और जो नीचे का होता है इसे कहा जाता है निलय। ठीक है, यानी कि ऊपर के कमरों को, चैम्बर्स को, रूम को हम कह सकते हैं, इन्हें कहा जाता है अलिंद। अलिंद का मतलब होता है एट्रियम। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसे कहा जाता है एट्रियम।
और ये जो नीचे का होता है इसे कहा जाता है वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे इसे हम कहेंगे वेंट्रिकल। ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। हमने कहा हृदय के कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन से चेंबर होते हैं? पहले हमने कहा कि यहां पे एंट्रियम होगा, ऊपर के दोनों जो चेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके एट्रियम, जबकि नीचे के दोनों चेंबर क्या कहलाते हैं? ये वेंट्रिकल कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये कौन सा चेंबर है, ये किस तरफ का है, तो आप कहेंगे सर ये राइट चेंबर है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये राइट एट्रियम है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा ठीक इसी तरह से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं अगर हार्ट के बारे में, तो ये जो हार्ट है इसको विभाजित करने वाली ये जो लाइनिंग मैंने बीच में खींची है, एक दीवार है जो इन दोनों कमरों को क्या कर रही? विभाजित कर रही है। इसे सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सेप्टम। इसे सेप्टम कहा जाता है। अगर मैं बात करूं ये यहां पे 3 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। 3 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। इन 3 प्रकार के वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकस्पिड वाल्व। और इधर जो है 2 वाल्व पाया जाता है और इधर वाले वाल्व को कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बाइकस्पिड वाल्व। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि मैं चीजों को आपको रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अभी इस हार्ट को आप समझ ले लेंगे तो कम से कम 50 क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो जाएगा। अगले 5 मिनट के अंदर जो है इस हार्ट के माध्यम से इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चीजों को रटाना नहीं चाह रहा हूं, बिल्कुल आप केवल एक बार समझ जाइए। ये फिगर दिमाग में आ गया तो आप चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व करने में समर्थ होंगे। ठीक है, हमने कहा हृदय के 4 चेंबर और यहां पे 2 वाल्व पाए जाते हैं, एक ट्राइकस्पिड वाल्व, एक बाइकस्पिड वाल्व। ये आपको पता होना चाहिए ट्राइकस्पिड वाल्व किसके और किसके बीच में रहेगा। क्वेश्चन बना हुआ है तो आप कहेंगे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच। बाइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच में पाया जाता है? तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद। ठीक है, यह चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद इन वाल्व की क्या विशेषता होती है यह भी पूछा जाता है। तो इन वाल्व की यह विशेषता होती है कि अगर मान लीजिए यहां पे कोई वाल्व है तो ब्लड को ये नीचे आने देती हैं, ब्लड को ये एक तरफ आने देंगी, लेकिन अगर ब्लड चाहेगा ऊपर जाने तो ऊपर इनको जाने नहीं दिया जाता है। तो इन वाल्व की ये विशेषता होती है कि ब्लड इनसे होकर नीचे तो आ सकता है लेकिन ब्लड ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, अब कैसे आपका हार्ट फंक्शन करता है, हार्ट का एक्चुअल में कार्य क्या होता है मानव के शरीर में? तो हार्ट मानव के शरीर में एक पंपिंग स्टेशन की भांति कार्य करता है, यानी कि पूरे शरीर में ब्लड भेजने का कार्य कौन करेगा? आपका हार्ट करता है, मानव हृदय करता है। कैसे करता है? ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, इधर से जो है आपका ब्लड अशुद्ध ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अभी हमने आपको बताया है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। यहां पे अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा यानी कि इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना कावा की तरफ से यह हमारा अशुद्ध रुधिर क्या करता है? इंटर करता है। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अशुद्ध रुधिर जो है यह आता है एक नली के माध्यम से, पहली बार किसमें? तो राइट एट्रियम में। क्वेश्चन पूछा गया है कि अशुद्ध रुधिर हृदय के किस भाग में आता है? तो राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जब यहां पे राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है तो आपका जो हृदय है यह एक बार स्क्वीज करता है, यानी कि एक बार क्या होता है? एक बार यह संकुचित होता है और दूसरी बार यह क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो जब संकुचित करता है ये, जब ये स्पीच करता है तो ब्लड का क्या होगा आपका? या तो इधर जाना चाहेगा या तो इधर जाना चाहेगा। इधर क्या है? इधर एक प्रकार का कमरा है, एक डिवाइडर है, इधर ब्लड को जाने नहीं देगा। ब्लड क्या होगा? इस बाप के ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए क्या हो जाएगा? इस दूसरे प्रकार के कमरे में चला आएगा और इस दूसरे कमरे का नाम क्या होता है? राइट वेंट्रिकल। क्या नाम होता है? राइट वेंट्रिकल। थोड़ा सा इमेजिन करने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए बॉटल में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और जब बॉटल को हम प्रेस करते हैं तो पानी क्या आ जाएगा? बाहर। ठीक उसी प्रकार से जब ये हिस्सा आपका स्क्वीज करेगा
तो ब्लड क्या होगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो बाहर रास्ता इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, तो किधर मिलेगा आपका, ये हमने वाल्व की विशेषता बताई है कि ये क्या होगा, ब्लड को नीचे की तरफ भेजेगा। लेकिन अगर ब्लड चाहे कि ऊपर की तरफ चला जाए तो ये वाल्व जाने नहीं देगा। इसकी संरचना इस प्रकार से बनी होती है। तो आपका ब्लड आ गया किसमें, राइट वेंट्रिकल में। किसमें आ गया, राइट वेंट्रिकल में। अब जब राइट वेंट्रिकल स्क्वीज होगा, जब राइट वेंट्रिकल स्क्वीज होगा तो हमने कहा है कि ब्लड इधर नहीं जा सकता, ब्लड ऊपर नहीं जा सकता, ब्लड नीचे नहीं आ सकता। तो फिर ब्लड कहां पे जाएगा, एक नली के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलेगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब यहां पे आपका ये हृदय का पार्ट स्क्वीज करता है तो यहां पे एक नली पाई जाती है, एक आपकी नली पाई जाती है। इस नली के माध्यम से, इस नली के माध्यम से ये जो अशुद्ध रुधिर है ये क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, ये अशुद्ध रुधिर क्या होता है आपका, बाहर निकलता है। ये जो अशुद्ध रुधिर बाहर निकल रहा है, जिस नली के द्वारा बाहर निकल रहा है, इसी नली को कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी, या इसे ही कहा जाता है फुफ्फुस धमनी, जिसके विषय में हमने क्वेश्चन में पूछा है कि फुफ्फुस धमनी जो है ये किसको लेके जाती है। तो आप देख सकते हैं अशुद्ध रुधिर को लेके जाती है। और क्वेश्चन अगर ये पूछे कि कहां से लेके जाती है तो अब आप ये भी जवाब देने में समर्थ होंगे कि राइट वेंट्रिकल से लेके जाती है। और कहां लेके जाएगी, लेके जाएगी ये लंग्स के पास। हमारे शरीर में पाया जाता है एक जोड़ी फेफड़ा, और फेफड़े का कार्य क्या है, फेफड़े में जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन उस ब्लड में मिलाएगा। किस ब्लड में, जो अशुद्ध है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो इस जब ब्लड में जब ये आपका लंग्स जो है ऑक्सीजन मिला देगा तो अब ब्लड कैसा हो जाएगा, अब ब्लड हो जाएगा शुद्ध, यानी कि प्योर हो जाएगा। तो प्योर ब्लड को, ठीक है ध्यान समझिएगा, तो प्योर ब्लड को जो है एक दूसरी आपके सिरा के द्वारा जो है लेके आया जाता है हृदय में। ठीक है, हृदय में ये जो ब्लड आपका अब लंग्स के द्वारा मिल रहा है ये कैसा ब्लड है, तो आप कहेंगे सर ये प्योर ब्लड है। हम कहेंगे प्योर क्यों है, तो आप कहेंगे सर इसमें ऑक्सीजन है, इसी वजह से क्या है, प्योर ब्लड है। ठीक है, तो आपका ये प्योर ब्लड आपका प्रवेश कर जाता है। अब कहां पे, अब ये प्रवेश कर जाएगा कहां पे, ये है लेफ्ट एट्रियम। क्या है आपका, ये है लेफ्ट एट्रियम। और ये जो आपकी नली इस प्योर ब्लड को लेके आई है इसे कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स। क्या बोला जाता है, पल्मोनरी वेन्स। तो वेन्स है, सिरा है, सिरे में हमेशा अशुद्ध रुधिर जाना चाहिए, लेकिन पल्मोनरी शब्द लग गया है तो अब क्या हो गया, ये अपवाद हो गया। यानी कि अब कैसा रुधिर लेके आ रही है, आपका शुद्ध रुधिर लेके आ रही है। कहां पे लेके आ रही है, तो राइट आपका सॉरी लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रही है। और जब ये स्क्वीज करेगा तो अब शुद्ध ब्लड किस में आ जाएगा, आपका इस दूसरे चैम्बर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसे क्या बोलेंगे, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। और जब ये वाला पार्ट, ठीक है, जब ये वाला हिस्सा क्या करेगा, स्क्वीज करेगा, संकुचित होगा, तो इसके बाद एक नली पाई जाती है जो कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी, मानव के शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी धमनी होती है। और इस धमनी का नाम होता है महाधमनी, या इसे कहा जाता है एओर्टा। क्या बोलते हैं, एओर्टा। तो महाधमनी के द्वारा ब्लड को क्या कर दिया जाता है, पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। जहां पे भी शुद्ध रुधिर की आवश्यकता होती है, जिन भी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं है, इस ब्लड के माध्यम से उनको ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हमने हार्ट की एनाटॉमी आपको बताने का प्रयास किया है। और अब यहां से एग्जामिनर आपसे 50 तरीके से क्वेश्चन बना सकता है कि शुद्ध रुधिर किस में आता है, या शुद्ध रुधिर किस किस चैम्बर में रहता है, अशुद्ध रुधिर किस किस चैम्बर में रहता है। ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में पूछ सकता है, बाइकस्पिड वाल्व के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा समय जो है उसकी एक सीमा है, नहीं तो इसके बारे में भी सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, लब, डब, ये सारी जो ध्वनियां हैं इन सारी चीजों के बारे में भी बताया जा सकता है। मैं आपको लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा था कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स और एओर्टा महाधमनी की लोकेशन कहां पे होती है और कैसे ये प्योर या इम्प्योर ब्लड को क्या करते हैं, लेके जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको काफी कुछ चीजें इससे सीखने को नहीं मिली होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध रुधिर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार के रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है।
आपका क्वेश्चन पूछा गया है एंटीबॉडी, ध्यान से देखिएगा, एंटीजन के बारे में नहीं पूछा गया है। हमने आपको बताया है कि मनुष्य का रुधिर जो होता है वह अलग अलग प्रकार का इस वजह से पाया जाता है क्योंकि उनमें अलग अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। इन्हीं अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाने के कारण, इन्हीं अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाने के कारण जो है मनुष्य का रुधिर वर्ग क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। याद रखिएगा, मनुष्य के रुधिर वर्ग का जो बंटवारा किया गया है वह एंटीजन के आधार पर किया गया है। किस आधार पे? एंटीजन के आधार पे। यानी कि मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार का एंटीजन रहेगा वही मनुष्य का क्या हो जाएगा, रुधिर वर्ग हो जाएगा। यानी कि मैं यहां से यह कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के शरीर में ए एंटीजन है तो उसका रुधिर वर्ग क्या होगा, तो आप कहेंगे रुधिर वर्ग सेम होगा, जो भी एंटीजन रहेगा वही क्या हो जाएगा, रुधिर वर्ग, तो आप कहेंगे ए। अगर हम कहेंगे किसी भी व्यक्ति में बी एंटीजन है तो आप बोलेंगे कि उसका भी रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, बी। अगर हम कहेंगे कि मान लीजिए दोनों एंटीजन है तो क्या होना चाहिए, रुधिर वर्ग ए बी होना चाहिए। और अगर हम कहेंगे कोई भी एंटीजन नहीं है तो आप बोलेंगे ओ। ठीक है, तो चार प्रकार के रुधिर वर्गों का बंटवारा किया गया है, ये एंटीजन के आधार पर किया गया है। पहली बात, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहां पे बात एंटीजन की नहीं किया जा रहा है, बात किया जा रहा है किसका, एंटीबॉडी का। और एंटीबॉडी एंटीजन के हमेशा होती है क्या, एंटीजन हमेशा एंटीबॉडी को हो जाती है विपरीत। यानी कि अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं तो आप कहेंगे कि सर यहां पे एंटीजन ए है तो यहां पे एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी। यहां पे बी है तो एंटीजन क्या हो जाएगी, यहां पे सॉरी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए। अगर यहां पे दोनों एंटीजन है तो यहां पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और अगर मैं ओ की बात करूंगा तो इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो अगर आप देखना चाहें कि किस प्रकार के रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एंटीबॉडी नहीं है। और ये कौन सा रुधिर वर्ग है, तो आप कहेंगे सर ए बी है। कौन सा है आपका, ए बी। यानी कि ए बी एक ऐसा रुधिर वर्ग है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कौन सा है, ओ। कौन सा हो सकता है आपका, ओ। और याद रखिएगा, दो क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपका यह पूछा जाए कि ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। और यह भी याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव और निगेटिव देके पूछे तो याद रखिएगा कि ओ निगेटिव, ठीक है, ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगर आरएच फैक्टर को भी इंक्लूड करके पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ओ निगेटिव को क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल डोनर। क्यों, क्योंकि निगेटिव का मतलब यहां पे ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं है, इसी वजह से ये क्या है, यह एक प्रकार का यूनिवर्सल डोनर है। अगर मैं बात करूं किसकी, एबी की, तो एबी जो पॉजिटिव होता है यह क्या होता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सार्वत्रिक ग्राही होता है। और पॉजिटिव का मतलब यह है कि इसमें आरएच फैक्टर पाया जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं और आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन कहां पाया जाता है। ठीक है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कहां पाया जाता है, पित्त में पाया जाएगा कि अग्नाशय में कि रक्त में कि लार में, किस में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पित्त में पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी का जब विघटन होता है, आरबीसी का जब विखंडन होता है तो इससे दो प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। एक होता है बिलिवर्डिन और दूसरा होता है बिलिरुबिन। और इसके बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि ये दोनों उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से बाहर जाना चाहिए। लेकिन जब यकृत में मानव की लीवर में इंफेक्शन हो जाता है तो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होते हैं, दौड़ जाते हैं और मनुष्य को रोग हो जाता है पीलिया, यानी कि जॉन्डिस। ठीक है,
पित्त के बारे में और चीजें हमने आपको समझाया भी है, फिर से मैं बता दे रहा हूं। क्षारीय होता है, ठीक है। वसा के क्या करता है, वसा को जल में घुलनशील बनाता है, वसा को जल में क्या बनाता है, घुलनशील बनाता है। और इस क्रिया को बोला जाता है पायसीकरण। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, निर्माण होता है इसका यकृत में, और ये इकट्ठा होता है कहां पे, पित्ताशय में, यानी कि आपका गाल ब्लैडर में होता है। अग्नाशय की अगर मैं बात करूं तो अग्नाशय जो है मानव शरीर की एक प्रकार की क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। और अगर मैं बात करूं इससे निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन्स कौन सा होता है, तो इंसुलिन होता है। इंसुलिन किससे निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है, ठीक है। और अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ भी होती है। और अग्नाशय से निकलने वाले जो 3 प्रकार के एंजाइम के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कोशिका। रक्त कोशिकाएं जो होती हैं आगे चल के 3 भागों में बढ़ जाती हैं। पहला है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा का कार्य पे ध्यान दीजिएगा, मैं कार्यों की भी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो प्लाज्मा कार्य क्या करता है, प्लाज्मा जो है यह भोज्य पदार्थों का संवहन करेगा, साथ ही साथ यह ताप को नियंत्रित करेगा। कौन, प्लाज्मा। आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी का सबसे प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य बताऊं तो डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य है मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से क्या करना, सुदृढ़ करना। और अगर प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रुधिर को स्कंदित करना, ठीक है। तो ये कार्य आपको पता होने चाहिए। लार की अगर मैं बात करूं सलाइवा की, तो सलाइवा में जो होता है लगभग 99% जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, 1% एंजाइम पाया जाता है। 1% एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो उसमें टाइलिन और लाइसोजाइम 2 एंजाइम महत्वपूर्ण हैं। टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। लगभग हमने 25-30 फैक्ट आपको बताए होंगे, उसको आप याद रखेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस प्रकार की बीमारी में रक्त में शर्करा, ठीक है, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप इससे परिचित होंगे कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो उस रोग को कहा जाता है डायबिटीज। लेकिन यहां पे समस्या जो है, इतने सारे डायबिटीज को है, ठीक है। चारों ऑप्शन में आपके क्या दिए गए हैं, डायबिटीज दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा डायबिटीज, जब शर्करा बढ़ेगा, जब व्यक्ति के शरीर में शर्करा बढ़ेगा तो कौन सा डायबिटीज होगा, डायबिटीज मिलिटियस होगा कि डायबिटीज इंसिपिडस होगा, कौन सी प्रकार का आपका डायबिटीज होगा। याद रखिएगा, जिस इंसुलिन की हम बात करते हैं, जिस इंसुलिन की मैं बार बार बात कर रहा हूं, जब इंसुलिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। जब इंसुलिन क्या होता है, कमी होती है तो शर्करा क्या होता है, स्तर बढ़ जाता है। कैसे स्तर बढ़ जाता है, वो इस तरीके से स्तर बढ़ जाता है क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है वो परिवर्तित हो जाता है अधिक मात्रा में। जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है तो यह परिवर्तित हो जाता है ग्लाइकोजेन में, ठीक है। और इस ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करने वाला जो शरीर का अंग है उसका नाम क्या होता है, यकृत। और यकृत ये क्रिया, ये प्रोसेस यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया तभी कर पाता है जब उसको सहायता मिलती है किसकी, इंसुलिन की। किसकी सहायता मिलती है, इंसुलिन की। तो जब इंसुलिन कमी हो जाती है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपका यकृत जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पाता ग्लाइकोजेन में, और धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। और जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है तो उस रोग को कहा जाता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। यानी कि जो डायबिटीज हम लोग चिल्लाते हैं, जो हम लोग मधुमेह जानते हैं, उस मधुमेह का पूरा नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। अगर मैं डायबिटीज इंसिपिडेंस की बात करूं तो ये जो होता है ये एडीएच, ठीक है। एडीएच एक प्रकार का हार्मोन्स होता है और इसका पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन
जिसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वैसोप्रेसिन कहा जाता है, ठीक है। और इस एडीएच या वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन्स का स्रावण मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है, आपके सेल टार्सिका नामक गड्ढे में पाई जाती है, जो हाइपोथैलेमस के बगल में पाई जाती है, जो स्फिनाइड नामक गड्ढे में पाई जाती है, उस पीयूष ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूं। उस पीयूष ग्रंथ के पश्चपिंड से, ठीक है, पश्चपिंड की मैं बात कर रहा हूं, पीयूष ग्रंथ के पश्चपिंड से ये एडीएच या वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। और ये एडीएच की जब कमी हो जाती है, जब इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो नेफ्रॉन जानते हैं, नेफ्रॉन जो होता है ये वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है, और इसी नेफ्रॉन में ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि ब्लड से यूरिया को अलग किया जाता है। तो उस ब्लड के जो प्यूरिफिकेशन होता है, उसको क्वेश्चंस के माध्यम से एक बार मैं पूरी प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये जो प्यूरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वह दो चरणों में संपन्न होती है। एक को कहा जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन और एक को कहा जाता है रीअब्जॉर्बेशन, यानी कि पुनरावशोषण। तो ये जो एडीएच है यह पुनरावशोषण करता है, ठीक है, पुनरावशोषण की गति को बढ़ाता है। और पुनरावशोषण क्या होता है? अगर पुनरावशोषण मनुष्य के शरीर से न हो तो मनुष्य प्रतिदिन जो है 180 लीटर यूरिन का परित्याग करे, लेकिन लगभग 99% जो है नेफ्रॉन नलिका में जल का अवशोषण हो जाता है। और ये किस हार्मोन्स की वजह से होता है? ये एडीएच हार्मोन्स की वजह से होता है, वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन्स की वजह से होता है। अगर इस हार्मोन्स की जब मनुष्य के शरीर में कमी हो जाए, जब एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति बार बार यूरिन करने के लिए उसकी इच्छा जागृत होती है। इसी रोग को पॉलीयूरिया भी कहा जाता है, मूत्रलता भी हिंदी में कहा जाता है, और इसे ही डायबिटीज इंसिपिडेंस भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप याद रखेंगे एडीएच के विषय में और पीयूष ग्रंथ के विषय में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के घावों को भरने में मदद करता है? ठीक है, यानी कि पौधों को अगर चोट लगती है उनके तनों में, ठीक है, या किसी भी अंग में, तो उस घाव को भरने में मदद कौन करता है? कौन सा हार्मोन्स करता है? आपका ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एथिलीन है, ट्राउमैटिन है। तो आंसर पहले मैं बता दूं आपको, ट्राउमैटिन, ठीक है। ट्राउमैटिन एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो पौधों के जो है तनों में या किसी भी आपके अंग में चोट लगने से उसकी मरम्मत करने का कार्य करता है, ठीक है। अगर मैं ऑक्सिन की बात करूं, ऑक्सिन जो है एक वृद्धि सहायक हार्मोन्स होता है, और ऑक्सिन जो होता है यह इसके स्रावण से जो होता है पौधे जो हैं लंबाई में वृद्धि करते हैं। याद रखिएगा, पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं, किसके प्रभाव में आकर? ये आते हैं ऑक्सिन के प्रभाव में आकर पौधे क्या करते हैं? ये लंबाई में वृद्धि करते हैं। और कुछ आपके ऑक्सिन जो होते हैं ये खरपतवार नाशी भी होते हैं, ठीक है, खरपतवार नाशी भी होते हैं, यानी कि ये जो भी आपके खेतों में अगर खर है, पतवार है, तो उसको ये नाश करते हैं, उसको जो है विघटित करने का कार्य करते हैं। जैसे कि एक मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके अंतर्गत आता है 2,4-D। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये ऑक्सिन के अंतर्गत ही आता है। 2,4-D एक प्रकार का क्या है? खरपतवार नाशी है। अगर जिब्रेलिन्स की मैं बात करूं तो जिब्रेलिन्स के प्रभाव में आने के पश्चात जो है जो बौने पौधे होते हैं, जो बौने पौधे होते हैं वे हो जाते हैं लंबे। कैसे हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है किस हार्मोन्स की वजह से बौने पौधे लंबे हो जाते हैं? तो जिब्रेलिन्स। और जिब्रेलिन्स के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये फलों को और पुष्पों को लंबा करने का काम करता है, यानी कि इसके प्रभाव में आकर जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो कैसी हो जाती हैं? आकार में लंबी हो जाती है। किसके प्रभाव में आकर? जिब्रेलिन। एथिलीन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सारे हार्मोन्स में जो है बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एथिलीन। क्या इंपॉर्टेंट है? पहला इंपॉर्टेंट ये है इसके बारे में फैक्ट कि यह एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसियस अवस्था में पाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा आप इसके बारे में याद रखिएगा, यह एक प्रकार का वृद्धिरोधक हार्मोन्स होता है, वृद्धिरोधक हार्मोन्स होता है। और तीसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा कि जो एथिलीन होता है, जो एथिलीन होता है, एथिलीन जो है यह फलों को पकाने में मदद करता है, ठीक है, फलों को पकाने में क्या करता है? मदद करता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ट्राउमैटिन के बारे में आपको हमने बता ही दिया। एक और हार्मोन्स को आप याद रखेंगे, इसका नाम है फ्लोरीजेंस, ठीक है। क्या नाम है?
फ्लोरिजेंस, और फ्लोरिजेंस के प्रभाव में आकर जो पुष्प होते हैं वो खिलने लगते हैं। इसी वजह से फ्लोरिजेंस नामक हार्मोन्स को, जो कि पौधों में पाया जाता है, उसे पुष्प खिलाने वाला हार्मोन्स कहते हैं। और याद रखिएगा, पादप हार्मोन्स को एक नाम के द्वारा संबोधित किया जाता है, इसे कहा जाता है फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन्स किसे कहा जाता है? पादप हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। ये पॉइंट इतने आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से संबंधित, और आशा भी करता हूं कि ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क में छप गई होंगी, याद हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये सूचना जो है मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, फिर से मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ यूपीपीसीएस का बैच रनिंग चल रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को इसमें एडमिशन लेना है, किसी भी छात्र छात्रा को एडमिशन लेना है, बहुत इसमें अच्छे तरीके से जो है इतिहास और विज्ञान की कक्षाएं इसमें प्रतिदिन चलाई जा रही हैं, और पीडीएफ भी उसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उसमें अगर आप किसी भी व्यक्ति को एडमिशन लेना है तो 9005815849 पे यूपीपीसीएस इंट्री लिखकर इसको व्हाट्सअप कर देना है। उसके बाद हमारी टेक्निकल टीम जो है आपसे संपर्क कर लेगी, या किसी भी व्यक्ति को इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहिए इस बैच से संबंधित, तो इस पे व्हाट्सअप करके वो इस जानकारी प्राप्त कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स से कि दो दर्पण, ठीक है, दो दर्पण 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, उनके मध्य रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनाएगी? उनके मध्य रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनाएगी? ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपके 3-4 टाइप्स के बनते हैं। उन तीनों चारों टाइप्स को हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल वो बनाया पेपर तो ये क्वेश्चन आपका 100% यहां से लाइट से आएगा। ठीक है, मैं बात करने जा रहा हूं प्रतिबिंब की। ठीक है, प्रतिबिंब से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज तो ये कि अगर मैं इसके आंसर पे जाऊं तो इसका आंसर होगा आपका 7। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 प्रतिबिंब बनेंगे। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, प्रतिबिंब की अगर बात किया जाए तो प्रतिबिंब जो है, पहला कंडीशन में बता रहा हूं कि अगर समतल दर्पण जो है, अगर दो समानांतर समतल दर्पण अगर रखे गए हैं और उनके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, पहली कंडीशन है क्या? दो समतल दर्पण हैं, ये समानांतर हैं एक दूसरे से, और बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तो वस्तु के प्रतिबिंब जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अनंत बनेंगे। ठीक है, अगर दो समतल दर्पण है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, दो समानांतर समतल दर्पण है, उनके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की प्रतिबिंब कितनी बनेगी? अनंत। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मान लीजिए कि कोई दो प्रतिबिंब है, आपका समतल दर्पण है, और वो किसी एंगल पे रखे गए हैं, किसी एंगल पे सटा के रखे गए हैं, और उनके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, उनके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तब अगर पूछा जाए कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो समतल दर्पण हैं, एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं, तो उनके बीच में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा, इस कंडीशन में आपको एक फार्मूला याद करना है, बहुत आसान फार्मूला है, 360 अपान क्या? थीटा, 360 अपान थीटा। अगर 360 अपान थीटा का मान सम आए, 360 अपान थीटा का मान क्या है? सम आए, तो उससे हम कर देते हैं, एक को घटा देते हैं। ठीक है, किसको घटाएंगे? एक को घटा देंगे। एक को घटा देने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वही प्रतिबिंबों की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। वही प्रतिबिंबों की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। ये दूसरा कंडीशन। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे हमने कहा कि 360 अपान थीटा का मान अगर सम आएगा तो उससे घटा देंगे, जो प्राप्त होगा वैल्यू वही हमारा आंसर होगा, यानी कि वही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। क्लियर है ये बात? इसके बाद तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो अगर 360 अपान थीटा का मान विषम भी तो आ सकता है, तो अगर विषम आया तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत आसान है, अगर विषम आया तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वही वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी। और चौथा आपका ये कंडीशन बन सकता है कि 360 अपान थीटा का मान जो है अपूर्ण आए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आ सकता है 3.2 आए,
या 4.3 आए, ठीक है, इस प्रकार से आए, तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो ये दशमलव की बाद की वैल्यू को हम हटा देते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, यानी कि आप कहेंगे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? 3 है, या फिर कितनी है? 4 है, ठीक है। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, दो समतल दर्पण 45 डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? तो आपको क्या करना है कि इसमें ये कौन सा, या तो दूसरा कंडीशन, तीसरा या चौथा कंडीशन फॉलो हो सकता है, तो आप 360 अपान थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे यहां पे? 45, और 45 8 कितना होता है? 360। 8 क्या है? तो 8 सम है, सम है तो क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू प्राप्त होगी? 7, और 7 क्या है आपका? आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 7। ये 4 कंडीशन बनते हैं, इन चारों कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे तो चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आएगा, आप उसको करने में क्या होंगे? समर्थ होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम ऊर्जा होती है? किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है? एक नीला, हरा, पीला, लाल, ठीक है, ये किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? देखिए, ये एक प्रकाश की घटना होती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब प्रकाश किसी प्रिज्म के द्वारा गुजरता है तो प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। ये जो घटना होती है इसे कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना या डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। थोड़ा समझते हैं उस चीज को, जब वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने में क्या रहेगा? आपको सहूलियत रहेगी। अगर मैं आंसर पे की बात करूं तो याद रखिएगा, नीला प्रकाश जो होता है, नीला प्रकाश, इस सारे ऑप्शन में नीले प्रकाश में क्या होगा? उच्चतम ऊर्जा होती है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं या वर्ण विक्षेपण को देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान समझिएगा, सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है जब किसी प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, तो अपवर्तन होगा, क्योंकि माध्यम हो गए 2 और 2 माध्यमों में अगर प्रकाश की किरण जाएगी तो होगा कौन सी घटना? अपवर्तन। ये चीज हमने आपको बता दिया है। तो अपवर्तन की घटना के पश्चात ये कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और 7 रंग जो होंगे ये आधार की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। पहला जो रंग होगा आप देख सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ठीक है। अब इसको आपको याद करना है तो आप जानते हैं, याद करते हैं आप इसके विबग्योर से, ठीक है, विबग्योर से याद करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आप जो है R को सबसे ऊपर लिखेंगे और Y को आप क्या करेंगे? V को क्या करेंगे? आप सबसे नीचे लिखेंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो रेड का आप देख सकते हैं वर्ण विक्षेपण कम हुआ, कम इस वजह से हुआ क्योंकि रेड का जो तरंग दैर्घ्य होता है, जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और वायलेट जो है ये सर्वाधिक वर्ण विक्षेपित हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? इसका तरंग दैर्घ्य कम है, सबसे कम है इन रंगों में। और तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में हमने आपको संबंध बताया था कि जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक उसकी आवृत्ति कम, और आवृत्ति कम का मतलब ऊर्जा कम, ठीक है। आवृत्ति का सीधा संबंध हमने किससे बताया था? एनर्जी से। और अगर तरंग दैर्घ्य कम तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका तरंग दैर्घ्य कम तो इसका मतलब आवृत्ति ज्यादा, और आवृत्ति ज्यादा तो इसका मतलब ऊर्जा ज्यादा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा क्या? नीला, ठीक है। ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? नीला। सबसे नीचे क्या मिलेगा? क्योंकि वायलेट और इंडिगो आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ब्लू या नीला। इसमें सर्वाधिक ऊर्जा होगी, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि तरंग दैर्घ्य इसमें लाल रंग की सर्वाधिक होती है और आपके वायलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसी कारण से एक लाल जो है वो सबसे कम विक्षेपित होता है और ये सर्वाधिक विक्षेपित होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका नीला प्रकाश, ठीक है, नीला प्रकाश। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, लिखा हुआ है माध्यमों, जल दिया है, इस्पात दिया है, नाइट्रोजन दिया है, में ध्वनि की चाल आरोही क्रम में होगी, ठीक है, आरोही क्रम में होगी। तो ध्वनि की चाल, ठीक है, इसमें ध्वनि की चाल के विषय में पूछा गया है कि ध्वनि की चाल इसमें कौन सी होगी। पहला ऑप्शन है 2 3 1 3 1 2, ठीक है, इसी तरह से है 3 2 1। तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहां पे आरोही क्रम के बारे में पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 3 2 1। क्या हो जाएगा? 3 2 1। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर ध्वनि की चाल के बारे में पूछा जाए, ध्वनि की चाल के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल जो है ठोस में सर्वाधिक होती है
उसके बाद द्रव में होती है, इसके बाद क्या होती है, गैस में होती है। यानी कि सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है, ठोस में, इसके बाद किसमें होती है, द्रव में, इसके बाद किसमें होती है, गैस में। तो नाइट्रोजन क्या है, एक प्रकार का, नाइट्रोजन एक प्रकार का गैस है। इस्पात क्या है, इस्पात ठोस है। और जल क्या है, तो जल एक प्रकार का द्रव है। तो आप इसी की जब क्रम में लगाएंगे तो ठोस पे आ जाएगा सबसे पहले क्या, इस्पात, उसके बाद क्या आ जाएगा, द्रव पे क्या आ जाएगा, जल, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, इसके बाद आ जाएगा आपका नाइट्रोजन। क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। तो अगर आप ऑप्शन पे मैच करेंगे, क्योंकि आरोही क्रम के बारे में बात किया है, तो सबसे पहले क्या आएगा, नाइट्रोजन, उसके बाद जल, उसके बाद इस्पात। ठीक है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके जो है चाल जो होती है ध्वनि की, वो किसमें सर्वाधिक होती है और किसमें सबसे कम होती है। अगली मैं बात करूं ध्वनि की, अगर अगली मैं बात करूं तो लगभग 332, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड जो होता है ध्वनि की चाल होती है। और ध्वनि की चाल के विषय में एक दो तीन फैक्ट जो है मैं और बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस केवल जो है ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज तो यह कि ध्वनि की चाल पर जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि अगर ध्वनि की चाल पर दाब को हम बढ़ाते जाएं, दाब को बढ़ाते चले जाएं, तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बढ़ा दें ताप को, तो लगभग 0.61 क्या होगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, आपका चाल बढ़ जाएगी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, अगर घनत्व अधिक हो जाए ध्वनि का, अगर मान लीजिए घनत्व एनवायरमेंट का अधिक हो जाता है, तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्वनि की चाल क्या होती है, कम हो जाती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि कभी कभी पूछ देता है कि आपके ध्वनि की चाल का किस पर प्रभाव होता है। तो ये चीज आप इतना याद रखेंगे कि ध्वनि की चाल जो है किस पे इंपैक्ट पड़ता है, किस पे नहीं पड़ता है, ये सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन की क्रिया नियंत्रित होती है। श्वसन की क्रिया जो है नियंत्रित होती है किस भाग से, ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे ब्रेन का, जो ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो हमारे ब्रेन जो होता है, इस ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो हमारे ब्रेन का जो होता है 3 भागों में बटा होता है। एक होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, और दूसरा होता है हमारा पश्च मस्तिष्क, और तीसरा होता है हमारा कौन सा, अग्र मस्तिष्क। ये पूरा अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, यहां पे थोड़ा सा मध्य मस्तिष्क होता है, ये जो बच रहा है क्या होता है, पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसको कहा जाता है मेडुला, और मेडुला के साथ जुड़ा होता है आपका ऑब्लागेंटा। तो मेडुला ऑब्लागेंटा जो है यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, पश्च मस्तिष्क। और इसके बारे में 2 खास बात, ये पहली खास बात ये कि यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी कि जैसे मैं बात करूं श्वसन की, जैसे कि मैं बात करूं कि भोजन के जो क्रमाकुंचन गति आहार नाल में होती है उसकी मैं बात करूं, तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उन अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। और दूसरा पॉइंट इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह पूरे मस्तिष्क को जोड़ता है, किससे, स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है। इस बात को अभी आप याद रखेंगे। सेरिब्रम की बात करें तो यह बुद्धिमत्ता, चिंतन, स्मृति का केंद्र होता है। सेरिबेलम की बात करें तो यह संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। जब व्यक्ति दौड़ता है, चलता है, खेलता है, तो उस समय उसके शरीर में संतुलन स्थापित रहता है। किस वजह से, सेरिबेलम की वजह से। किस वजह से, सेरिबेलम की वजह से। तो इसको भी याद रखेंगे। हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस प्यार, घृणा, भूख, प्यास, इन सारी चीजों को, ताप नियंत्रण, इन सारी चीजों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, जो कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पे होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण अगर पूछे तब भी हमारा एक ही आंसर होगा। अगर पूछा जाए सर्वाधिक पाचन कहां पे होता है, ठीक है, सर्वाधिक पाचन कहां पे होता है, तब भी आपका आंसर वही होगा। और पूछा जाए भोजन का पूर्ण पाचन कहां पे होता है, तब भी आंसर आपका एक ही होगा, और वो आंसर रहेगा आपका छोटी आंत। इस बात को आप याद रखिएगा, दिमाग में गांठ बना लीजिए। इसको जो है आप गांठ मार दीजिए कि ये क्वेश्चन आपका कई बार, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सर्वाधिक अवशोषण, आपका सर्वाधिक पाचन और भोजन का पूर्ण पाचन कहां पे हुआ है,
छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत जो है, नाम है इसका छोटी, याद रखिएगा, नाम इसका है छोटी, लेकिन यह हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कभी कभी विज्ञान में कुछ चीजें हो जाती हैं उल्टी, जैसे कि निकट दृष्टि दोष तो होता है, लेकिन समस्या होती है क्या, निकट की नहीं, दूर की होती है, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं होती हैं। ये छोटी शब्द लगा है, लेकिन हमारे मानव शरीर के आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर मैं थोड़ा सा आंत को डिफाइन करना चाहूं, यानी कि इंटेस्टाइन को, तो आंत दो प्रकार का होता है। एक होता है आपकी छोटी आंत और दूसरा होता है आपकी बड़ी आंत। एक होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। पूरे आंत की लंबाई 22 फीट, टोटल कितना, 22 फीट, जिसमें से छोटी आंत की लंबाई केवल कितना, 17 फीट, और बचेगा कितना आपका 5 फीट। तो वो क्या हो जाएगा आपके बड़ी आंत की लंबाई। तो इसका फिर क्या कारण है कि इसको छोटी आंत कहा जाएगा, और इसका क्या कारण है कि इसको बड़ी आंत कहा जाएगा? कारण यह होता है कि छोटी आंत लंबाई में तो सर्वाधिक होती है, लंबाई में सर्वाधिक होती है, लेकिन इसका व्यास, इसकी जो मोटाई होती है वह कम होती है। किससे कम होती है? बड़ी आंत से। तो व्यास के आधार पे, आपके मोटाई के आधार पे जो है इसको छोटी या बड़ी कहा गया है, लंबाई के आधार पे छोटी या बड़ी नहीं कहा गया है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। इसी वजह से इसे छोटी आंत कहा जाएगा, और बड़ी आंत का व्यास अधिक होने के कारण उसे हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं छोटी आंत के बारे में कुछ और फैक्ट, तो आपका 3 पार्ट्स में बटा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। रिस्पांस करते रहिए, क्योंकि आपके रिस्पांस से ही और उत्साह मिलता है, और अच्छे क्वेश्चन जो है उसके लिए प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ जो है अपना पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।